Okay. So, very good evening, good morning to all of you. पहले मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे दूं. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो मी एंड हाउ मेनी ऑफ यू डोंट. सो मुझे नहीं पता है. तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू फर्स्ट. माय नेम इज अनुरोध अंकित. And I am a mentor for civil services. I am in this field for the past 5 years. मैं 5 years से बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में क्लासेस ले रहा हूँ. और मेरा जो सेटअप है, इंटायर सेटअप, इट इज़ हेयर इन दिल्ली. तो जो भी ऑफलाइन क्लासेस मेरी चलती है वो दिल्ली में चलती है. तो मैं यहाँ पे दिल्ली में क्लासेस लेता हूँ. और मैंने आपके इंस्टीट्यूट्स में भी बहुत सारे क्लासेस लिए हैं. ARCS का बैच मैंने लिया है. इसके पहले भी जो भी बैचेस रन हुए हैं, FA का बैच मैंने लिया है. एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स एंड सेलेक्शंस कि जिस तरीके से FA में बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा रिस्पॉन्स आया है, मेरे व्हाट्सएप पे आया है, इंस्टीट्यूट्स के व्हाट्सएप पे आया है. दे हैव स्कोर्ड 10 आउट ऑफ 10. जो भी मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाया ना, इकोनॉमिक्स में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 10 आउट ऑफ 10. तो चलिए, ये मेरे बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था. और आपको मेरे बारे में कुछ जानना है तो आप मुझे से पूछ सकते हैं. बट बिफोर दैट, आप लोग सब यहाँ पे आए हैं फॉर अ पर्पस. और वो पर्पस क्या है आपका? KAS एंड IAS. सब इसी पर्पस के लिए है ना? All of you are here for the same purpose. ओके सर. हाँ सर. Yes. तो इन बिटवीन देखिए, अभी जो हमारा क्लासेस जो चल रहा है, ये भी फुल फ्लेज्ड क्लास नहीं चल रहा है. ठीक है. अभी एक आप लोगों को एक प्रॉपर शेड्यूल नहीं गिवन हुआ है. आप लोगों को प्रॉपर शेड्यूल दिया गया, अभी नहीं दिया गया है, क्योंकि हम लोगों ने अभी एक प्रॉपर शेड्यूल तैयार नहीं किया है. जब एक फुल फ्लेज्ड बैच स्टार्ट हो जाएगा, तब आपको एक प्रॉपर शेड्यूल दिया जाएगा. उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको डेली बेसिस पे एक टारगेट दिया जाएगा. क्योंकि देखिए, जो जिस पेपर का आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस पेपर के बारे में थोड़ा सा स्ट्रेटजी जो होता है ना, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमें इस पेपर का प्रिपरेशन कैसे करना है. क्योंकि इट्स अ लॉन्ग जर्नी. ये जो जर्नी होता है, आपको 3 स्टेज क्लियर करना होता है. प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू. ये 3 स्टेज को क्रॉस करना ना, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. इट्स नॉट अ शॉर्ट प्रोसेस कि आपने एक पेपर दिया, क्लियर हुआ और आप चले गए. तो आपको अपने प्रिपरेशन को उसी तरीके से स्ट्रेटेजाइज करके पढ़ना होता है कि हमें पढ़ना कैसे है. आपने प्रीलिम्स का, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मिथ क्या होता है कि वो स्टार्ट करते हैं वॉइस प्रॉब्लम, शेख आदि. वॉइस, क्या सबको वॉइस इशू आ रहा है या सिर्फ आपको ही आ रहा है? अच्छा, नो साउंड, आपको साउंड ही नहीं आ रहा है. तो आप रीज्वाइन करिए. अगर ऐसा है तो आप रीज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेरे एंड से साउंड वगैरह की कोई दिक्कत नहीं हो सकती है. क्योंकि मैं जो क्लासेस वगैरह लेता हूँ, बहुत हाई स्पीड पे क्लासेस लेता हूँ, तो साउंड वगैरह की दिक्कत नहीं होगी मेरे एंड से. कोई टेक्निकल इशू हो सकता है, आई कांट डिनाई. बट अगर आपको सिर्फ सिंगल स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बार रिज्वाइन कर लीजिए. ठीक है. चलिए, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू. अब देखिए, आप जो पढ़ते हैं, तो मिथ क्या होता है कि आप क्या करते हैं कि एक चीज को पढ़ रहे हैं और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं. कि हमने कोई एक आर्टिकल पढ़ा, हमने फंडामेंटल राइट पढ़ा, हमने बैटल ऑफ, सॉरी, प्लासी टू पार्टीशन हमने पढ़ा, बैटल ऑफ प्लासी पढ़ा, बैटल ऑफ बक्सर पढ़ा, जो भी पढ़ा, तो हमने क्या पढ़ा कि एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लिया कि कहाँ पे हुआ था, किसके बीच में हुआ था, क्यों हुआ था, बस इतना. फंडामेंटल राइट क्या है, बस इतना. एक आर्टिकल आपने पढ़ लिया, तो बस उस आर्टिकल को आप सिर्फ पढ़ते हैं, आप उसको एनालिसिस नहीं करते हैं. और आप पढ़ते क्यों, किस सेंस में पढ़ते हैं? क्योंकि आपके माइंड में एक ही चीज रहता है कि आपको प्री क्लियर करना है. मेरे दोस्त, आप प्री क्लियर करके भी क्या करेंगे? नेक्स्ट टाइम फिर से आप रेस में वही सारे स्टूडेंट्स के पास पहुंच जाएंगे, दोबारा से आपको पेपर देना होगा. तो आपका जो पढ़ने का तरीका होना चाहिए, वो प्री ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए. आपका जो पढ़ने का तरीका होना चाहिए, वो मेंस ओरिएंटेड होना चाहिए. और जब आप मेंस ओरिएंटेड तैयारी करते हैं, तो आप दोनों चीज को कवर करते हैं. अपने इंटरव्यू स्टेज को भी कवर करते हैं और अपने आप प्रीलिम्स स्टेज को भी कवर करते हैं. जो मेंस ओरिएंटेड आपका प्रिपरेशन होगा, वो दोनों चीज को कवर करेगा, प्री और मेंस. यहाँ पे हम कोई भी आर्टिकल पढ़े, हम
किसी भी चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वाई, हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, इन सब चीजों के बारे में हमें डिस्कस करना इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे आप कोई भी चीज पढ़ते हैं ना, जैसे आपने ज्योग्राफी पढ़ा, ज्योग्राफी में आप कोई भी चीज पढ़े ना, तो हमेशा एक चीज को दिमाग में बैठा लीजिए कि सबसे पहले ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट आते ही आपको वेयर पता होना चाहिए। वेयर मतलब लोकेशन। कोई भी चीज, एनीथिंग आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको उसका लोकेशन पता है, वो आपका प्रिपरेशन मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन हो रहा है। क्यों? आपने कुछ बताया कि ठीक है, एक साइक्लोन आया, ठीक है, उस साइक्लोन पे क्वेश्चन आ गया, आपने उस साइक्लोन को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। बट अगर आप वहां पे उस साइक्लोन का बता देंगे कि इस आइलैंड पे आया था, इस कंट्री में आया था, कोस्टल एरिया ये था इस साइक्लोन का, उसके नेबरिंग कंट्री को अगर आप डिफाइन कर देते हैं, तो आपका जो आंसर होता है वो काफी एनरिच हो जाता है। आपका आंसर जो होता है वो काफी एनरिच हो जाता है। तो ज्योग्राफी पढ़ते समय आपको वेयर का पता होना चाहिए। आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, व्हाट का पता होना चाहिए। जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आपको व्हेन का पता होना चाहिए, ये घटना कब हुआ था। बट ये सब तो काफी एलिमेंट्री चीज है कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपको व्हेन का पता है, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आपको वेयर का पता है। वाई, ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और इसका क्या रिकमेंडेशन होना चाहिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों हो रहा है। अभी हम लोग एक आर्टिकल पढ़ेंगे, आपको मैं आज ये बताऊंगा कि चीजों को पढ़ते कैसे हैं, किस तरीके से हम चीजों को कवर करते हैं, कि ताकि आपका प्रिपरेशन, आपने एक बार किसी चीज को पढ़ लिया ना, तो लाइफ में दोबारा उस चीज को पढ़ने की आपको जरूरत ना पड़े। उस चीज को ऐसे पढ़ना है और सेलेक्टिव चीज पढ़ना है। देखिए, डिफरेंस क्या होता है ना, जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं और जो सेलेक्ट नहीं हो पाते, उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस सिर्फ एक ही होता है। अगर आप सीरियस हैं, तो सीरियस स्टूडेंट दो तरीके के होते हैं। एक जो एग्जाम क्लियर करते हैं, और एक जो एग्जाम नहीं क्लियर कर पाते हैं, वो क्या करते हैं, तो वो बस ट्रेस करते रहते हैं किस तरीके से हमें क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो वो हमेशा इसी चीज में कंफ्यूज रहते हैं। और दूसरे जो सीरियस, जो नॉन सीरियस है, उनके बारे में तो मैं बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि आप नॉन सीरियस हैं तो इस ये एग्जाम आपके लिए नहीं बना है। एएस या सिविल सर्विसेज का एग्जाम आपके लिए नहीं बना इफ यू आर नॉन सीरियस। अगर आप सीरियस हैं, तो सीरियस स्टूडेंट्स का जो कैटेगरी है, एक क्लियर कर पाते हैं और एक सिर्फ एग्जाम को ट्रेस कर पाते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है। आपने पढ़ा ना बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ पलासी, या कुछ भी पढ़े, तो बस आप उनका डेट पढ़ लेते हैं, ये कहाँ पे हुआ था ये पढ़ लेते हैं, किसके बीच में हुआ था ये पढ़ लेते हैं और छोड़ देते हैं। चलिए, हिस्ट्री में तो आपका काम चल जाएगा। ज्योग्राफी में क्या होता है, आप जो स्टैटिक पोर्शन वाला पार्ट है, मेनली मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, जो स्टैटिक पोर्शन वाला पार्ट है, इसको आप क्या करते हैं, इसको तो आप पढ़ लेते हैं, स्टैटिक पोर्शन वाला पार्ट दोनों ही पढ़ते हैं। ये जो क्लियर करते हैं वो भी पढ़ते हैं, और जो क्लियर नहीं करते हैं वो भी पढ़ते हैं, क्योंकि वो पढ़ना तो आसान होता है, वो तो हर बुक्स में गिवन रहता है। लेकिन जो क्लियर करते हैं वो एक्स्ट्रा क्या पढ़ते हैं, तो इस स्टैटिक को हमेशा वो करंट के साथ ऐड करते हैं, वो स्टैटिक को हमेशा करंट के साथ ऐड करते हैं। करंट अफेयर्स आपके पेपर को क्लियर करवाता है। जो आप देखते हैं ना कि कभी कोई नेशनल पार्क पूछ लिया, कभी कोई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी पूछ लिया, कभी वाटरफॉल पूछ लिया, किसी स्टेडियम से क्वेश्चन आ जाता है, कभी स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ जाता है, तो अब आपको लगता है कि कोई ट्रॉफी से क्वेश्चन आ गया, कभी नेशनल पार्क से क्वेश्चन आ गया, तो सर इंडिया में जितने नेशनल पार्क है, जितने वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, हमें सब याद करने हैं। आप रोबोट है क्या? आप रोबोट तो नहीं है। हाउ इज इट पॉसिबल फॉर यू टू रिमेम्बर द एंटायर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन योर स्टेट, इन योर कंट्री? पॉसिबल है? 500 से ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कैसे याद करेंगे सर? तो फिर कहाँ से पढ़ें, कैसे हम क्लियर करें स्टैटिक पोर्शन को? तो जो आपका ये स्टैटिक पोर्शन होता है ना, ये कहाँ से डिराइव होता है, तो ये डिराइव कहाँ से होता है, करंट अफेयर से डिराइव होता है, करंट अफेयर से। अभी जैसे फेब मंथ का भी आप न्यूज देखेंगे, तो उसमें बताया है कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, वो कार्बन पॉजिटिव डिक्लेयर किया गया है। ठीक है। अब आपने क्या देखा कि अगर आपसे स्टैटिक पोर्शन पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो क्या पूछा जाएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क किस
स्टेट में लोकेटेड है। ठीक है, अब आप पेपर में देखें काजीरंगा नेशनल पार्क पूछ लिया तो आपको लगेगा कि हर साल नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सारा नेशनल पार्क रट लो, अगले साल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्वेश्चन पूछा गया तो अगले साल हर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रट लो। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये काजीरंगा नेशनल पार्क न्यूज में था इसलिए आपसे स्टैटिक में पूछ लिया कि ये काजीरंगा नेशनल पार्क किस स्टेट में लोकेटेड है। ये कहाँ से डिराइव किया गया, करंट अफेयर से डिराइव किया गया है। अब अभी मैंने आपको क्या बोला, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है उसको कार्बन पॉजिटिव डिक्लेयर किया गया है। अब आपको कभी क्वेश्चन इस तरीके से करंट में पूछ लिया जाता है कि रिसेंटली काजीरंगा नेशनल पार्क हैज बीन डिक्लेयर्ड कार्बन पॉजिटिव, व्हाट डज इट इंप्लाई। अब आपको कार्बन पॉजिटिव का 4 डेफिनेशन दे देगा और वहां से आपको फाइंड आउट करना होगा कि विच वन इज द करेक्ट आंसर। कार्बन पॉजिटिव जो है इसका क्या मतलब होता है। अब आप जब पेपर पढ़ते हैं तो इसी तरीके के हेडिंग्स में आपने तो पढ़ लिया कि काजीरंगा नेशनल पार्क हैज बीन डिक्लेयर्ड कार्बन पॉजिटिव। अब आपको पेपर में कार्बन पॉजिटिव का डेफिनेशन नहीं गिवन रहता है, पेपर में बस हेडिंग गिवन रहता है, उसके नीचे आपको काजीरंगा नेशनल पार्क में कौन रिपोर्ट लेने गया था, कितना रिपोर्ट का फाइंडिंग्स वगैरह आया, ये सब गिवन रहता है, लेकिन कार्बन पॉजिटिव का प्रॉपर डेफिनेशन नहीं गिवन रहेगा। और एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, ये कार्बन पॉजिटिव, कार्बन पॉजिटिव क्या होता है। अब आप सोच रहे हैं कि ये कहाँ से आ गया, तो ये कहाँ से कहाँ आ गया, ये सब आपके करंट अफेयर्स का पार्ट है, करंट अफेयर से ही डिराइव होता है। अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो फिर दोबारा आपको उस चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज इट क्लियर कि हमें चीजों को कवर कैसे करना है, आपको समझ आ रहा है, आप लोगों को समझ आ रहा है? यस सर। कोई डाउट हो रहा है? नो सर। नो सर। लेट्स मेक दिस क्लास इंटरेक्टिव, क्योंकि देखिए अभी तो आपका क्लासेस स्टार्ट होगा, हम लोग आपको प्रॉपर शेड्यूल देंगे, उस शेड्यूल पे हम लोग चीजों को कवर कराएंगे। डेली बेसिस पे आपको 5 क्वेश्चंस दिया जाएगा प्रीलिम्स का, देन डेली बेसिस पे 1 आंसर राइटिंग क्वेश्चंस दिया जाएगा, इसका प्रॉपर इवैल्यूएशन होगा, ये सब कुछ अभी स्टार्ट होगा। इन सब पे मैं पर्सनली इन सब पे काम कर रहा हूँ और आपको ये सब कुछ मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो इस क्लास को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाते हैं और धीरे धीरे हम लोग उस चीज को लर्न करते हैं, हमें चीजों को कवर कैसे करना है। तो चलिए अभी क्या करते हैं कि हम आपको एक आर्टिकल, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो पैंडेमिक से रिलेटेड आर्टिकल है, इस आर्टिकल के बारे में आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ये आर्टिकल आया, इस आर्टिकल को आप कैसे कवर करते हैं, इसमें आप आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, प्रीलिम्स में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, आपका जो पर्सनालिटी होगा वो इस आर्टिकल से कैसे इनहांस होगा। तो इन सब चीज के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस आर्टिकल पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। प्लीज आप लोग अपने देखिए एक आर्टिकल अभी आया था, ये आर्टिकल क्या है, ध्यान से समझिएगा, देखिए कितना मजा आएगा आपको समझने में। इनइक्वालिटी किल्स, इनइक्वालिटी लोगों को मारता है, कैसे मारता है, क्या होता है, अभी देखते हैं। ये किस चीज पे फोकस किया था, द अनपैरेलल्ड एक्शन नीडेड, क्या बोल रहा है, अनपैरेलल्ड एक्शन नीडेड, ऐसी एक्शन मतलब किस तरीके का एक्शन की जरूरत है, तो यूनिक एक्शन की जरूरत है। यूनिक एक्शन, कुछ अलग हट के हमें एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट है। क्यों, हम क्यों एक्शन ले, क्या क्या रीजन है, हम एक्शन क्यों ले, टू कॉम्बैट, किस चीज को कम करने के लिए, तो अनप्रेसिडेंटेड इनइक्वालिटी इन द वेक ऑफ कोविड-19, जो कोविड-19 आया उसके कारण से जो इनइक्वालिटी अराइज हुआ, लेकिन ये बता रहा है कैसा इनइक्वालिटी अराइज हुआ, तो अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब नेवर सीन बिफोर, अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है। क्या ये जो कोविड-19 का जो सिनेरियो है ये आपको हमेशा देखने को मिलता है या लाइफ में वंस इन अ लाइफ टाइम किसी को देखने को मिलता है। तो ये इस चीज पे फोकस कर रहा है ये रिपोर्ट कि इनइक्वालिटी कैसे लोगों को मार रहा है, उस कारण से हमें एक ऐसा एक्शन, एक यूनिक एक्शन लेने की जरूरत है
ताकि हम जो कोविड-19 के कारण जो इनइक्वालिटी अराइज हुआ है ना, ऐसा इनइक्वालिटी जो आज तक देखने को नहीं मिला है, उस इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए हमें एक यूनिक एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट है। ये एक रिपोर्ट रिलीज किया गया था, तो सबसे पहले आपसे एग्जाम में यही पूछ दिया जाएगा, ये रिपोर्ट दे दिया जाएगा, इनइक्वालिटी किल्स the unparalleled action needed to combat unprecedented inequality in the wake of COVID-19 और पूछा जाएगा it is released by whom। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो इनइक्वालिटी रिपोर्ट जो रिलीज किया गया है, ये किसके द्वारा रिलीज किया गया है। तो ये रिलीज किया गया है ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा ये रिलीज किया गया है। किसके द्वारा? ऑक्सफैम के द्वारा ये रिलीज किया गया है। ठीक है, अब इस रिपोर्ट के बारे में देखते हैं, ये रिपोर्ट क्या बोल रहा है। उसके बाद हम इस रिपोर्ट में जो जो फाइंडिंग्स हुआ है उसके बारे में हम देखेंगे। प्लीज अब आप लोग थोड़ी देर के लिए अपना कैमरा बंद कर लीजिए, सॉरी माइक बंद कर लीजिए, तभी आपको ज्यादा मजा आएगा समझने में। चलिए, वंडरफुल। इस रिपोर्ट के बारे में हम लोग देखेंगे, देन इस रिपोर्ट में क्या क्या फाइंडिंग्स बताया गया वो हम लोग देखेंगे। देखिए बहुत सारा फाइंडिंग्स है इस रिपोर्ट में, एक एक फाइंडिंग से क्वेश्चन बन सकता है। फिर इस फाइंडिंग्स के बाद इसमें क्या क्या रिकमेंडेशन किया गया है ये हम लोग देखेंगे, जो क्या होता है हाउ। मैंने आपको बोला ना, आप कुछ भी पढ़िए, वाई हाउ ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों हुआ, हाउ कैसे इसको हम करेक्ट करेंगे, हाउ टू रेक्टिफाई इट, ये सब चीज काफी इंपॉर्टेंट है। यही आपको आंसर राइटिंग के लिए तैयार करता है, यही आपको एग्जाम में क्लियर करने के लिए मार्क्स दिलाएगा, ये हाउ ये वाई। अब हम लोग समझते हैं ये जो रिपोर्ट आया है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी आप समझते हैं ना, जैसे अगर आपकी सोसाइटी में 10 लोग रह रहे हैं, 10 में से 2 लोग काफी रिच है। अगर सपोज करिए आपके सोसाइटी में 10 लोग रह रहे हैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन करते हैं, ठीक है, और पूरी सोसाइटी का पैसा जो है वो 10,000 रुपीज है, ठीक है। और आप जब जाके सर्वे किए तो उस सर्वे में आपको पता चला कि 10 लोगों में से हर लोग के पास, जो 10 पीपल है, हर लोग के पास 1000 रुपया है, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे तो इनइक्वालिटी है ही नहीं, यहाँ पे तो इक्वालिटी है कि सबके पास इक्वल अमाउंट ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। लेकिन अगर यही सिचुएशन है कि आपके सोसाइटी में 10 लोग रह रहे हैं, पूरे सोसाइटी का जो इनकम है वो 10,000 है, और उसमें से सर नॉइस हो रहा है बहुत, नहीं आ रही समझ। बिल्कुल कैसे आएगी समझ, मैं यही बोल रहा हूँ, आप लोग माइक को बंद रखे। माइक बंद रखिए प्लीज, तभी मजा आएगा वो पढ़ने में, ठीक है। फिर अगेन आपको जो पूछना है डाउट आप चैट कॉलम में डाल दीजिए, मैं आपके हर एक डाउट को एक्सप्लेन करूंगा, हर एक डाउट को क्लियर करूंगा। तो चैट कॉलम में डाल दीजिए, बट माइक अभी ऑन नहीं करिए। जब ये टॉपिक हो जाए माइक डेफिनेटली आप ऑन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इनइक्वालिटी किल्स। अभी जैसे मैंने आपको समझाया इनइक्वालिटी का क्या मतलब होता है। इनइक्वालिटी, पहले तो हमें यही चीज पता चलना चाहिए ना, इनइक्वालिटी का क्या मतलब होता है, ये अनपैरेलल्ड एक्शन क्या बोल रहा है, ये अनप्रेसिडेंटेड इनइक्वालिटी का क्या मतलब है। ये सब चीज पहले आपको वर्ड क्लियर होना चाहिए, ये सब कीवर्ड है, इसी बेस पे आप आंसर्स को लिखते हैं, ठीक है। तो आप सपोज करिए कि आपके सोसाइटी में 10 लोग रह रहे हैं और सोसाइटी का टोटल इनकम 10,000 रुपीज है। अगर हर लोग के पास हजार रुपया है तो टोटल इनकम तो 10,000 हो गया। तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये जो सोसाइटी है ये पूरा इक्वालिटी को फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिच और पुअर नहीं है, सब समान है, सब एक जैसे हैं। दूसरा सिचुएशन आप इमेजिन करिए, जब हाँ सर, आपके पास सर ऑप्शन आ रहा है सर जिसमें सबको म्यूट कर सकते हैं सर, सबको मैं आप ऑल म्यूट म्यूट कर कर दे दीजिए। रहा हूँ, देखिए मैं सबको म्यूट कर दिया, फिर वो अनम्यूट कर लेते हैं ना। मैं सबको ही म्यूट कर देता हूँ। ओके फाइन।
दूसरा सिचुएशन मैंने आपको बताया कि आपकी सोसाइटी में 10 लोग रह रहे हैं, टोटल सोसाइटी का इनकम 10,000 रुपया है, उसमें से अगर एक पीपल, सिंगल वन अलोन पीपल के पास सपोज करिए 9,000 रुपीज है, ठीक है। सेकंड लोग जो है, थर्ड पीपल, फोर्थ पीपल, फिफ्थ पीपल, इनके पास मिला के 1,000 रुपया है, ठीक है। या पहले 2 लोगों के पास मिला के 9,000 रुपया है, आखिरी 8 लोगों के पास मिला के 2,000 रुपया है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ये जो सोसाइटी है एक स्ट्रेटा में डिवाइडेड है कि किसी के पास इतना ज्यादा पैसा है, किसी के पास इतना कम पैसा है। तो ये जब सिचुएशन क्रिएट होता है तो हम लोग इसी सिचुएशन को बोलते हैं इनइक्वालिटी, कि जब हमारी सोसाइटी में किसी के पास बहुत पैसा है और किसी के पास बहुत कम पैसा है, तो ये क्या डिफाइन करता है, ये इनइक्वालिटी डिफाइन करता है। मतलब इक्वालिटी नहीं है, किसी को मन है तो वो गाड़ी नहीं खरीद सकता, 4 व्हीलर नहीं खरीद सकता, किसी को मन है तो वो 10-10 गाड़ी खरीद सकता है। तो इस तरीके का जब सोसाइटी आपका डिवाइड हो जाता है तो हम इसी इसी डिवीजन के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है कि इनइक्वालिटी कैसे लोगों को मारता है। और ये जो इनइक्वालिटी देखने को मिला है कोविड-19 के टाइम पे, ये पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जब कोविड-19 आया है तो उसके बाद कैसा इनइक्वालिटी देखने को मिला है, तो अनप्रेसिडेंटेड इनइक्वालिटी, मतलब ऐसा इनइक्वालिटी जो आज तक हमारे सोसाइटी में डेवलप नहीं हुआ था। तो कोविड-19 के बाद में ये देखने को मिला है कि जो रिच पीपल थे ना वो काफी रिच हो गए हैं, और जो पुअर पीपल थे ना वो और भी गरीब होते चले गए हैं। अब इस रिपोर्ट का फाइंडिंग्स हम लोग डिस्कस करते हैं। इनइक्वालिटी का क्या मतलब है ये आपको समझ आ गया। कौन से एक्शन के बारे में बात हो रहा है, तो ये उसी रिकमेंडेशन के बारे में बात हो रहा है। तो हम लोग सबसे लास्ट में देखेंगे कि हमें क्या-क्या एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। कोविड-19 के कारण कैसा इनइक्वालिटी अराइज हुआ है, तो अनप्रेसिडेंटेड इनइक्वालिटी, वैसा इनइक्वालिटी जो आज तक हमारे सोसाइटी में देखने को नहीं मिला है। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही है, ये ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड की बात हो रही है। दूसरा रिपोर्ट हम लोग इंडिया पे भी डिस्कस करेंगे, बट ये जो रिपोर्ट है, ये पहला रिपोर्ट हम लोग पूरे वर्ल्ड पे बात कर रहे हैं। ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट किस चीज पे फोकस कर रहा है, तो देखिए, द रिपोर्ट आर्ग्यूज फॉर सस्टेन्ड एंड इमीडिएट एक्शन टू एंड द पैंडेमिक। सबसे पहले ये रिपोर्ट ये बता रहा है कि हमें किस तरीके से जो एक्शन जो लेना चाहिए ना, वो सस्टेनेबल और इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए कि सबसे पहले हम इस पैंडेमिक को खत्म करें, क्योंकि इसी पैंडेमिक के कारण तो इनइक्वालिटी बढ़ते जा रहा है। तो जितने ज्यादा दिन तक ये पैंडेमिक कंटिन्यू होगा, उतनी ज्यादा दिन तक हमारा इनइक्वालिटी अराइज होता जाएगा। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा सोसाइटी इतना ज्यादा डिवाइड हो जाए कि हम उस चीज को कंट्रोल ही ना कर पाए। तो इस ये रिपोर्ट सबसे पहले इस चीज पे फोकस कर रहा है कि हमें कैसा एक्शन लेना चाहिए। तो हमें एक ऐसा इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए ताकि हम इस पैंडेमिक को रोके, एड्रेस ग्लोबल इनइक्वालिटी एंड इनिशिएट कंसर्टेड मेजर टू टैकल द क्लाइमेट इमरजेंसी। और ये जो क्लाइमेट इमरजेंसी, अभी आपको जो इमरजेंसी देखने को मिल रहा है, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, तो हमारा जो इमरजेंसी जो जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, तो पूरे क्लाइमेट में ये सिचुएशन फैल जाएगा और इतनी तेजी से फैलेगा कि इसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये रिपोर्ट किस चीज पे हाईलाइट कर रहा है, तो ये रिपोर्ट हाईलाइट कर रहा है कि अभी वर्ल्ड में एक इमीडिएट एक्शन की रिक्वायरमेंट है। तभी तो आपने देखा कि आज भी अगर आप देखेंगे तो जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं, वो सारे कंट्री क्या कर रहे हैं। कल 10 दिन पहले का एक न्यूज आया है ना, जिसमें कनाडा ने अभी प्लांट बेस्ड वैक्सीन बनाया है। अभी आप देख रहे हैं कि इंडिया में अब जो बूस्टर डोज है वो सबको अलाउ कर दिया गया है कि सबको दिया जाए, क्योंकि पहले तो हम इस पैंडेमिक को खत्म करें। क्योंकि इस पैंडेमिक के कारण जो कर्ज अराइज हुआ है, इस पैंडेमिक के कारण जो हम लोगों को हार्मफुल एलिमेंट्स देखने को मिला है, वो तो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है ना। तो सबसे पहले हम इस पैंडेमिक को कट करें ना। तो यही इस रिपोर्ट का हाइलाइट्स है। ये रिपोर्ट ये बोलना का चाह रहा है कि आप पूरे वर्ल्ड में एक इमीडिएट एक्शन की रिक्वायरमेंट है ताकि हम इस पैंडेमिक को खत्म करें, इस ग्लोबल इनइक्वालिटी को हम एड्रेस करें। देखिए, मैंने आपको क्या बोला, ये जो रिपोर्ट है ये सिर्फ इंडिया का रिपोर्ट नहीं है, ये ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड का रिपोर्ट है, ठीक है। The central argument of the report is that inequality is a death sentence for people. अब इनइक्वालिटी किल्स, यहाँ पे आपने देखा ना, इनइक्वालिटी मार रहा है लोगों को। तो इसी चीज को ये रिपोर्ट हाईलाइट कर रहा है कि इस रिपोर्ट का जो ग्लोबल जो सेंट्रल आर्गुमेंट क्या है कि इनइक्वालिटी जो है वो एक डेथ सेंटेंस की तरह साबित हो रहा है। किस तरीके से साबित हो रहा है, एक डेथ सेंटेंस, जैसे कि अगर फांसी का सजा दिया जाता है तो क्या बोला जाता है, डेथ सेंटेंस दिया गया।
ठीक है, तो वो तो किसी क्राइम पे दिया जाता है ना। यहाँ पे जो डेथ सेंटेंस हो रहा है वो किसी क्राइम के कारण नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो डेथ सेंटेंस हो रहा है वो इनइक्वालिटी के कारण हो रहा है। और कैसे लोग का डेथ हो रहा है, जो कि सोसाइटी में मार्जिनलाइज्ड हैं बाय सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, दोनों तरफ से। मतलब सोशल भी वो मार्जिनलाइज्ड है और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से भी वो मार्जिनलाइज्ड है। सोशल मतलब वो सोसाइटी में एक आपका जो सोसाइटी है वो भी देखते हैं स्ट्रेटा वाइज डिवाइडेड है। एक आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया है, देन सिटी डेवलप्ड है, देन टाउन है, देन विलेजेज है, फिर विलेजेज के बाद एक छोटा सा होता है हैमलेट। ये सब क्या होता है, छोटे छोटे गांव सब होते हैं। तो ये सब जो एरिया है, ये विलेज का जो हैमलेट का एरिया है, ये सब सब सोशल डिवीजन से बाइफरकेटेड है। यहाँ पे सोसाइटी इतना डेवलप नहीं हुआ है। तो सोसाइटी के साथ साथ जो सोशल मार्जिनलाइज्ड बाय सोशल फैक्टर, उसके साथ साथ जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से भी जो मार्जिनलाइज्ड है, वो लोगों का डेथ देखने को मिल रहा है इनइक्वालिटी के कारण। कितने लोगों की डेथ हो गई है इस बार, जो कोविड-19 के बाद इनइक्वालिटी के कारण। अब आप बोलेंगे सर इनइक्वालिटी कैसे लोगों को मार रहा है, अभी मैं आपको बताता हूँ इनइक्वालिटी कैसे लोगों को मार रहा है। बहुत लोगों का प्रॉपर जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था वो हैम्पर हो गया। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हैम्पर होने से क्या हुआ कि वो अपने हेल्थ का जो एक्सपेंडिचर था उसको वो फुलफिल नहीं कर पाए, इस कारण से बहुत लोगों की डेथ होती चली गई है। तो ये जो इनइक्वालिटी है, ये एक डेथ सेंटेंस बन गया है फॉर दोज पीपल दैट आर मार्जिनलाइज्ड बाय सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड रिमूव फ्रॉम पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। और उन लोगों पे जो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग है वहां तक अभी पहुंच नहीं पा रहे हैं हम लोग उस चीज को भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो इस कारण से ये रिपोर्ट रिलीज किया गया है। तो ये रिपोर्ट क्या बता रहा है, ये सबको समझ आया। ये रिपोर्ट हाईलाइट किस चीज को कर रहा है, तो इस रिपोर्ट का हाईलाइट ये है कि इस पैंडेमिक के कारण जो इनइक्वालिटी अराइज हुआ है उसके लिए हमें एक यूनिक एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट है। क्यों यूनिक एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इस रिपोर्ट का जो सेंट्रल आर्गुमेंट है वो ये है कि इनइक्वालिटी डेथ सेंटेंस हो गया है वैसे लोगों के लिए दोज हु आर मार्जिनलाइज्ड बाय सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। तो उन लोगों के लिए ये जो इनइक्वालिटी है वो डेथ सेंटेंस की तरह साबित हो रहा है। तो इसलिए हमें एक यूनिक एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट है। अब आप देखिए कि कैसे इनइक्वालिटी बढ़ रहा है, क्यों बढ़ा, कैसे बढ़ा, तो ये देखिए। अब इस रिपोर्ट का हाइलाइट्स देखिए, ऐसे ही कोई रिपोर्ट नहीं आता है ना, उसके पीछे बहुत सारा रीजन होता है, उसके पीछे फाइंडिंग्स होता है। तो पहला फाइंडिंग्स देखिए, इस इनइक्वालिटी के बाद जब से पैंडेमिक शुरू हुआ है, जब से ये कोविड-19 शुरू हुआ है, तब से हर 26 घंटे में एक नया बिलियनियर का जन्म हो रहा है। हर 26 घंटे में, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि जो रिच पीपल हैं वो धीरे-धीरे रिच होते जा रहे हैं और जो पुअर पीपल हैं वो और पॉवर्टी लाइन के नीचे जा रहे हैं। तो जब से ये पैंडेमिक शुरू हुआ है, तो इस पैंडेमिक के बाद ये देखने को मिला है कि हर 26 घंटे पे एक बिलियनियर नया जन्म ले रहा है। पूरे वर्ल्ड में हर 26 घंटे पे 1% बिलियनियर बन रहा है। दूसरा, वर्ल्ड का जो 10 रिचेस्ट मैन है ना, वर्ल्ड में जो पूरे वर्ल्ड में जो 10 रिचेस्ट मैन है ना, उन्होंने इस पैंडेमिक के बाद अपनी इनकम को डबल से भी ज्यादा कर लिया है। उन्होंने इस पैंडेमिक के बाद अपनी इनकम को डबल से भी ज्यादा कर लिया है। मतलब अगर पैंडेमिक के पहले अगर उनका इनकम 1 करोड़ था, तो पैंडेमिक के बाद उनका इनकम क्या हो गया, 2 करोड़। तो पैसा कोई छप के थोड़ी आता है, वही पैसा सर्कुलेट होता है ना। तो आप सोच रहे हैं कि उनके पास जब इतना पैसा चला गया तो मिडिल क्लास या लोअर क्लास के पास पैसा घट जाएगा ना। तो ये जो पैंडेमिक के बाद क्या हुआ है कि वर्ल्ड की जो 10 रिचेस्ट मैन है ना, उनका जो इनकम है वो डबल से भी ज्यादा हो गया है। देखिए, अ न्यू बिलियनियर हैज क्रिएटेड एवरी 26 आवर्स सिंस द पैंडेमिक बिगेन। ये फर्स्ट फाइंडिंग्स है इस रिपोर्ट का। सेकंड फाइंडिंग्स क्या है, द वर्ल्ड्स 10 रिचेस्ट मैन हैव मोर देन डबल्ड टू 1.5 ट्रिलियन डॉलर। 1.5 ट्रिलियन डॉलर का मतलब समझते हैं, 111 लाख करोड़ रुपया। 111 लाख करोड़ रुपया, जिसमें अगर आप एक एवरेज रेट देखेंगे तो जो 10 रिचेस्ट मैन है ना, वो एक दिन में 900 करोड़ रुपया अर्न कर रहे हैं। कितना अर्न कर रहे हैं एक दिन में, उनके सिंगल डे का जो अर्निंग है वो कितना है, 900
सॉरी 9,000 करोड़, 9,000 करोड़। और दूसरा, जब एक लोगों के पास पैसा बढ़ रहा है तो दूसरे के पास पैसा घटेगा ना। जैसे अगर सोसाइटी में 10,000 रुपया है, 10,000 टोटल सोसाइटी का इनकम है, 10 लोग हैं, 10 लोगों के पास इक्वली 1,000 रुपया बटा हुआ है, ठीक है। अब सोसाइटी का इनकम तो अभी भी 10,000 है, लेकिन अब एक लोगों के पास 5,000 हो गया और जो बचे 9 लोग उनके पास 5,000 हो गया, तो इनइक्वालिटी बढ़ना शुरू हो गया। अब यही जो एक लोग थे इनके पास 9,000 हो गया, जो बचे 9 लोग उनके पास 1,000 रुपया हुआ, तो मतलब वो 1,000 रुपया में 9 लोग डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे 9,000 रुपया एक सिंगल पर्सन के पास है। तो देख रहे हैं किस तरीके से इनइक्वालिटी बढ़ रहा है। तो एक के पास अगर पैसा बढ़ेगा दूसरे के पास तो घट रहा है ना, ठीक है। क्यों घट रहा है? अब आप बोलेंगे सर क्यों, राइज तो होना चाहिए, क्योंकि हमारे पैंडेमिक में कोई इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स उतने हाई लेवल पे नहीं हुआ है, वही पैसा सर्कुलेट हो रहा था, क्योंकि पूरा कंट्री, पूरा वर्ल्ड तो लॉकडाउन के अंदर आ चुका था ना, पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन के अंदर आ गया था ना। तो जो वर्ल्ड के 10 रिचेस्ट मैन है ना, उन्होंने अपने पैसा को डबल कर लिया है। 9,000 करोड़ रुपीज एक दिन में वो उस रेट पे वो डबल कर रहे हैं। और दूसरा रिपोर्ट देखने को मिला है कि 160 मिलियन पीपल, 160 मिलियन पीपल जो हैं वो गरीबी रेखा के अंदर आ गए हैं। जो पहले गरीबी रेखा का जो सीमा था, इसमें 160 मिलियन पीपल भी इस गरीबी रेखा के अंदर आ गए हैं। पूरे वर्ल्ड में 160 मिलियन पीपल हैव बीन प्रोजेक्टेड इनटू पॉवर्टी लाइन। और जो 10 रिचेस्ट मैन है ना, उन्होंने अपने इनकम को डबल कर लिया है। चलिए नेक्स्ट फाइंडिंग्स देखते हैं। देखिए, वर्ल्ड्स 10 रिचेस्ट मैन सॉ देयर फॉर्च्यून। जो वर्ल्ड के जो 10 रिचेस्ट मैन है ना, उन्होंने इस पैंडेमिक को एक सौभाग्य की तरह देखा कि एक तो फॉर्च्यून लेके आया, क्योंकि उनका हर सेकंड $15,000 वो कमा रहे हैं। हर सेकंड उनके पास $15,000 आ रहा है, एक सेकंड में $15,000। कैन यू इमेजिन हाउ बिग दिस अमाउंट इज। तो उन्होंने अपने जो फॉर्च्यून्स को देखा है कि इस कोविड-19 में उनका फॉर्च्यून बूम हो गया है, जबकि 17 मिलियन पीपल हैव डाइड फ्रॉम कोविड-19। 17 मिलियन पीपल कोविड-19 से मर गए हैं। 17 मिलियन पीपल का मतलब पता है कितना होगा? 1 मिलियन में कितने लोग होते हैं? 1 मिलियन में कितने लोग होते हैं? 10 लाख। तो 17 मिलियन में कितने लोग होंगे? 170 लाख। तो 170 लाख लोग हैव डाइड फ्रॉम कोविड-19। इसी चीज का तो ये रिपोर्ट हाईलाइट कर रहा है, इनइक्वालिटी किल्स। इनइक्वालिटी मार रहा है लोगों को। तो 170 लाख लोगों की डेथ हो गई है। ये इतना बड़ा लॉस है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अभी तक देखने को नहीं मिला था। इससे इतना बड़ा लॉस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा लॉस अभी इसी सीजन में आपको देखने को मिला है, जब से ये पैंडेमिक आया है, ठीक है। The vertical aggregation of global wealth into the hand of a few is profoundly dangerous for our world। और ये बोल रहा है कि जो वर्टिकल एग्रीगेशन, जो ग्लोबल वेल्थ कुछ ही लोगों के पास, जो पूरा का पूरा पैसा कुछ ही लोगों के पास कंसंट्रेट होते जा रहा है, ये हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए एक खतरा बन चुका है। द वेल्थ ऑफ द 10 रिचेस्ट मैन हैज डबल्ड। जो वेल्थ है 10 रिचेस्ट मैन का, वो क्या हो गया है? डबल हो गया है। जबकि इनकम 99% ऑफ द ह्यूमैनिटी आर वर्स ऑफ बिकॉज ऑफ कोविड-19। पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो कोविड-19 का जो इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, उसमें 99% ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन वो कोविड-19 से अफेक्ट हुए हैं। उनका जो इनकम है वो वर्स एंड ऑफ हो गया है, बहुत कम हो गया है। लेकिन सिर्फ 1%, और आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो 1% लोगों ने अपने फॉर्च्यून को देखा है कोविड-19 में कि उनका इनकम बढ़ा है, या फिर अगर आप पर्टिकुलर बताना चाहते हैं तो वर्ल्ड जो 10 रिचेस्ट मैन है ना, उन्होंने तो अपने पैसे को डबल कर लिया है। आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा उन्होंने डबल किया होगा। अब ये देखिए, थोड़ा इस डेटा को कंपेयर करिए। जो 10 रिचेस्ट मैन के पास, जो पूरे वर्ल्ड का जो 10 रिचेस्ट मैन है ना, उनके पास उतना पैसा है, कितना पैसा है? तो उनके पास जितना पैसा है वो पैसा 6 गुना से भी ज्यादा है। किसके पैसा की 6 गुना से ज्यादा है?
तो जो बॉटम 3.1 बिलियन पीपल के पास है, पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना है? 7 बिलियन है। पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन 7 बिलियन है। तो 7 बिलियन पॉपुलेशन में हाफ पॉपुलेशन अगर आप मान लेंगे 3.5 बिलियन होगा, ठीक है। तो 3.5 बिलियन से जस्ट थोड़ा कम 3.1 बिलियन, तो जितना आधा लोगों के पास पूरे वर्ल्ड में, जितना हाफ लोगों के पास जितना पैसा है ना, उससे 6 गुना ज्यादा पैसा सिर्फ वर्ल्ड के 10 रिचेस्ट मैन के पास है। पूरे वर्ल्ड में जो टॉप बॉटम, जो हाफ बॉटम लोगों के पास जितना पैसा है उससे बस थोड़ा सा कम, उसका 6 गुना ज्यादा पैसा किसके पास है? तो जो पीर, व्हाट आर यू डूइंग, इतना इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये सब डेटा आपको कहीं एक जगह पे इस तरीके से कंपाइल्ड फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा, पूरा आप सर्च कर लीजिए जाके। ये मैं खुद ही ये सब डेटा तैयार करता हूँ, यहाँ पे इंस्टीट्यूट में मैं प्रोवाइड करता हूँ, आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए इन सब चीजों को, ये सब स्क्रीन पे करना बंद करिए ये जो आप कर रहे हैं। एंड इफ यू आर नॉट सीरियस तो आप क्लास को छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, जो 10 रिचेस्ट मैन के पास कितना पैसा है? तो जो बॉटम 3.1 बिलियन पीपल के पास है उससे 6 गुना ज्यादा पैसा वर्ल्ड के 10 रिचेस्ट मैन के पास है। अब आप ये सोचिए कि ये अपने पैसा को स्पेंड कैसे करेंगे। तो अगर ये बोला जाता है कि अगर 10 रिचेस्ट मैन